हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएसटी ऑन रेंटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, जिसमें कि हम जानेंगे ऑल अबाउट जीएसटी ऑन रेंटल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, नोटिफिकेशन सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशन एंड अमेंडमेंट्स, जो भी इस पर्टिकुलर सर्विसेज सप्लाई से लेके रिलेटेड आई हैं इन बिटवीन 2017 से लेके टिल डेट तक। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। सप्लाई, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक सप्लाई है। ये तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंगली हमें क्लियर हो चुका है। और उसमें वो सप्लाई ऑफ सर्विस है या सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो शेड्यूल 2 बताता है। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग अगर कोई चीज़ सप्लाई हो गई है तो शेड्यूल 2 बताता है कि सप्लाई ऑफ गुड है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो हम देखते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी शेड्यूल 2 के सेकंड पॉइंट में ए बी में कहता है एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ दी बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कमर्शियल आइदर होली और पार्टली इन इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्स्ट ऑफ ऑल तो सप्लाई है, सेकंड वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। आगे हम इसके बाद जो आने वाली और जो नोटिफिकेशन अप्लाइड हुई या सर्कुलर या अमेंडमेंट्स अप्लाई हुई उसको एनालाइज करते हैं। तो हमें यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है एक सप्लाई है और सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो सबसे पहले यस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज विद इन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई एंड इट इज़ अ सप्लाई ऑफ सर्विस। उसके बाद जो वेरियस नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन आए हैं हम उसको देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने 28 जून 2017 को दो नोटिफिकेशन लेके आए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स, जिसमें इन्होंने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को अगर हमने रेंट किया हुआ है तो वो उसको उन्होंने एग्जाम्प्ट कर दिया। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज़ एज रेजिडेंस वर एग्जाम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो यहाँ पे तो इन्होंने इसको एग्जाम्प्ट किया। और दूसरी नोटिफिकेशन जो उसी डेट को लेके आएगी 13/2017, उसमें इन्होंने कुछ सर्विसेज बताई जो कि आएंगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर, जिसमें से कि इन्होंने गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड जो गवर्नमेंट एजेंसी ने कोई अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई होगी तो वो रिवर्स चार्ज में आएगी, इसके अंदर डाला उसको। उसके बाद आगे जब नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 3/2018 सेंट्रल टैक्स डेटेड 25 जैन 2018 को, उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 को अमेंड करा। उसमें एक इंसर्शन करा 5A नंबर क्लॉज का। तो हम ये देखते हैं नोटिफिकेशन को एक बार। नोटिफिकेशन नंबर 3/2018। तो पहले 13 देखते हैं। 13 जो इन्होंने सर्विसेज लिख के दी कि जो कि आएंगी आरसीएम के अंडर, टैक्स जो पे करेगा रिसिपिएंट पे करेगा। तो ये इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 के अंदर डाल दिया था। तो अब इन्होंने कॉलम नंबर, ये सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 5 जो है, इसके बाद इन्होंने ये देखो, सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी टू बिजनेस एंटिटी इन एंटिटी एक्सक्लूडिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको यहाँ पे एक्सक्लूड किया हुआ था इसने। ठीक है, तो इसने इसको अमेंड करा नोटिफिकेशन नंबर 3/2018 से, और उसमें 5A इंसर्ट करा, उसमें डाला इसने। ये 5A इंसर्ट करा ना सीरियल नंबर 5 के बाद, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इसमें इसने डाल दिया लोग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो उसमें क्या होगा, किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन रजिस्टर्ड, उसको आरसीएम में पे करना था। तो पहले तो ये अमेंडमेंट लेके आए। इसके बाद इन्होंने जो नोटिफिकेशन नंबर
4/2022 सेंट्रल टैक्स डेटेड 13 जुलाई 2022 जो कि इफेक्टिव होनी थी 18 जुलाई 2022 को। उन्होंने जो ये साइमल्टेनियसली दो नोटिफिकेशन लेके आए। पहली तो ये लेके आए नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 और दूसरी लेके आए नोटिफिकेशन नंबर 5/2022 सेंट्रल टैक्स। दोनों सेम डेट को लेके आए और सेम डेट और इसकी इफेक्टिव होने की डेट भी 18 जुलाई 2022 रखी दोनों की। उसमें उन्होंने क्या करा, जो ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जो थी इसको एग्जम्प्ट किया था इन्होंने। रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को अगर रेंटल के लिए दिया था तो उसको एग्जम्प्ट किया था। तो इन्होंने अब इस नोटिफिकेशन नंबर 4 के थ्रू इसको विड्रॉ करा पहले तो, ठीक है। पहले तो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे थे तब भी एग्जम्प्ट ही था वो। नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 जब आया हुआ था तब। और इसको फिर उन्होंने इस दो नोटिफिकेशन लाके अमेंड किया। पहले तो विड्रॉ कर दिया इसको, टू विड्रॉ द एग्जाम्पशन ऑन रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम 18 जुलाई 2020। यहाँ से तो उन्होंने इसको विड्रॉ करा और ऐड कर दिया नोटिफिकेशन नंबर 5, उसमें इंसर्ट करके 5AA मतलब 5AA इंसर्ट करा नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में। यहाँ पहले तो नोटिफिकेशन नंबर 12 से विड्रॉ करा, नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 लाके नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में जो उसने एग्जाम्पशन दे रखी थी उसको विड्रॉ करा नोटिफिकेशन नंबर 4/2022 से, जो कि आई 13 जुलाई 2022 को और इफेक्टिव हुई 18 जुलाई 2022 से। और फिर उसको लेके गए RCM वाली में, मतलब नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 को उन्होंने फर्दर अमेंड करा, 5AA इंसर्ट करा और देखते हैं उसे कैसे किया। ये देखिए 5 तो पहले ला चुके थे, इससे पहले इंसर्ट करा था। अब इन्होंने 5A जो 5A इंसर्ट करा था ना, उसके बाद इन्होंने फिर एक और इंसर्ट करा 5AA सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। कोई भी पर्सन दे रहा हो और कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा हो तो वो सर्विसेज वो जो होगा RCM के अंदर लाइबल हो जाएगा टैक्स जमा करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब जो रजिस्टर्ड पर्सन था उसको अगर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग ले रहा था तो उसको RCM में टैक्स पे करना था, चाहे कोई भी पर्सन दे रहा हो उसको रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, रजिस्टर अनरजिस्टर कोई भी दे रहा हो, क्योंकि वहाँ पे एनी पर्सन लिखा है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं 5AA में क्या इंसर्ट करा इन्होंने। 5AA में इन्होंने इंसर्ट करा सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, किसी भी पर्सन ने, चाहे वो यहाँ पे लिखा है एनी पर्सन, एनी पर्सन मतलब चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, तो RCM में ही रजिस्टर्ड वाले को पे करना था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि रजिस्टर्ड पर्सन ही पे करता उसको RCM में। तो यहाँ तक ये नोटिफिकेशन ऐसे चेंज होती गई। फिर उसके बाद इन्होंने सर्कुलर लेके आए, उसमें बताया सर्कुलर में, सर्कुलर नंबर 177/9/22 ये आया 3 अगस्त 2022 को। उसमें कहा इफ़ अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ GST रजिस्टर्ड एंटिटी, GST इज अप्लाई अंडर RCM इवन इफ यूज्ड फॉर द रेजिडेंशियल पर्पस। इफ रेंटेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन फॉर रेजिडेंशियल यूज नो GST इज एप्लीकेबल। तो ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी। फिर उसके बाद 30 दिसंबर 2022 को एक और नोटिफिकेशन आई, नोटिफिकेशन नंबर 15/2022 सेंट्रल टैक्स डेटेड 30 दिसंबर 2022 और इफेक्टिव हुई 1 जनवरी 2023 से। ये हुई 48 GST काउंसिल की मीटिंग के बाद, और उसमें इन्होंने कहा गया कि भाई जो रजिस्टर्ड पर्सन है इज अ प्रोप्राइटर ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न एंड रेंट्स द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी फॉर यूज़ एज हिज ओन रेजिडेंट। अगर उसने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेकिन वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, और सच रेंटिंग इज ऑन हिज ओन अकाउंट एंड नॉट दैट ऑफ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। तो अब इससे क्या करा इन्होंने, जो अभी रजिस्टर्ड पर्सन को
चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए लेता है, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, उसको आरसीएम में पे करना था। तो उसने रेजिडेंशियल वाला पर्पज़ जो डाला कि भाई रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लेगा तो उस केस में आपको आरसीएम में कोई लायबिलिटी नहीं है। उसको निकालने के लिए इन्होंने ये नोटिफिकेशन लेके आए, नोटिफिकेशन नंबर 15/2022 सेंट्रल टैक्स डेटेड 30 दिसंबर 2022 और इफेक्टिव हुई 1 जनवरी 2023 से। तो अब इन्होंने क्या कर दिया है, आरसीएम से निकाल दिया। पहले तो एग्जम्प्ट ही कर दिया था रेजिडेंशियल ड्वेलिंग को अगर ले रहे थे तो, फिर एग्जम्प्ट करने के बाद जो रजिस्टर्ड पर्सन था उसको भी देते अगर, तो उसको आरसीएम में पे करना था। अब फिर वापस से उसको अगर उसने कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया तो करेगा वो, लेकिन अगर पर्सनल यूज़ के लिए करा तो अब उसको आरसीएम से निकाल दिया। अब फिर उसके बाद पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से अकाउंट में नहीं ले रहा, तो उस केस में उसको उन्होंने नोटिफिकेशन से अमेंड कर दिया। तो अब उसे आरसीएम में इस केस में नहीं पे करना था जीएसटी, पहले किसी भी केस में करना था आरसीएम में। उसके बाद फिर नोटिफिकेशन लेके आए ये, नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 को फिर से अमेंड करने के लिए नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 सेंट्रल टैक्स डेटेड 8 अक्टूबर 2024, जो कि इफेक्ट हुई 10 अक्टूबर 2024 से। अब इन्होंने नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन नंबर 13/2027 को फर्दर इंसर्ट कर दिया, उसमें 5AB क्लॉज 5AB फिर से ऐड कर दिया 5AA के बाद। उसमें लिख दिया सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। अब एनी प्रॉपर्टी, अब एनी प्रॉपर्टी का मतलब पहले तो रेजिडेंशियल की बात कर रहे थे, अब इन्होंने ए बी में डाल के एनी प्रॉपर्टी को ऐड किया, तो मतलब कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी भी लिया है इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये नोटिफिकेशन देख लेते हैं हम, नोटिफिकेशन नंबर 9/2024, नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 इसमें इन्होंने ऐड कर दिया। देखो 5AA के बाद इन्होंने नोटिफिकेशन नंबर 213/2027 सेंट्रल टैक्स को, जो कि इनिशियली आई थी, उसको फिर से अमेंड किया। उसमें लिख दिया सर्विसेज बाय ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, एनी रजिस्टर्ड पर्सन टू एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन दे रहा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो अब ये कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गई, रेजिडेंशियल उसने लिख दिया ड्वेलिंग को छोड़कर। तो अब क्या हुआ, अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी दे रहा है, तो उसको आरसीएम में जीएस लेके आ गए। और उसको अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, इस नोटिफिकेशन का मतलब निकल के यह है, अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, ठीक है, तो उसको भी आरसीएम में टैक्स पे करना, जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर इस अमेंडमेंट के बाद फर्दर एक और अमेंडमेंट आई, नोटिफिकेशन नंबर 7/2025 डेटेड 16 जनवरी 2025 को। इस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने रजिस्टर पर्सन में से कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन, जो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है में टैक्स पे करता है, उसको हटा दिया। अगर आप अगर कोई कंपोजिशन टैक्स पेयर जो है वो किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को ले रहा है, कहीं से इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रहा है रेंट पे फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन से, उस बंदे को आरसीएम में, जो कंपोजिट डीलर है उस पर्सन को आरसीएम में जीएसटी पे नहीं करना। तो टिल डेट तक ये अमेंडमेंट्स आई थी इसके अंदर, शुरू से लेके एंड तक। तो प्रेजेंट सिनेरियो क्या है इसका, प्रेजेंट सिनेरियो निकल कर ये आएगा, अगर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, सप्लायर और रिसिपेंट दोनों अनरजिस्टर्ड हैं, तो वो हो गई एग्जम्प्ट थ्रू द नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, जो उन्होंने पहले ही एग्जम्प्ट कर दिया था, फर्स्ट नोटिफिकेशन में पहले ही लाके उससे एग्जम्प्ट कर दिया था कि रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है तो वो एग्जम्प्ट है। इस केस में रेजिडेंशियल दोनों ही बंदे अनरजिस्टर्ड है और प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, तो ये होगी एग्जम्प्ट। फिर अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, अगर उसने उसको ले रखा है कमर्शियल यूज़ के लिए, अपने बिजनेस के यूज़ के लिए, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आज भी जीएसटी पे करेगा। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, एग्जम्प्ट हो जाएगी। जो 48th मीटिंग हुई थी ना काउंसिल की, जिसमें उन्होंने अगर कहा था कि भाई प्रोप्राइटरी कंसर्न से रिलेटेड नहीं है और उसने अपने पर्सनल कैपेसिटी में लिया हुआ है, तो वो वाला सिनेरियो जो लगेगा तो यहाँ पे आके लगेगा और
जो जीएसटी होगा उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं पे करना होगा फॉर द पर्पज़ ऑफ हिज पर्सनल रेजिडेंट में ये वाला केस फॉल कर जाएगा। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो वाले हम केसेस वो डिस्कस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू नोटिफिकेशंस में जो चेंजेस आए। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, अगर सप्लायर जो है रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो सप्लायर को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में ही उसका जीएसटी पे करना होगा एज़ पर नॉर्मल लॉ। ऐसे ही कमर्शियल प्रॉपर्टी है, पर्सन सप्लायर जो है रजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, तो अभी भी उसको फॉरवर्ड चार्ज में ही नॉर्मल लॉ के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो अब उसे आरसीएम में पे करना पड़ेगा उसके ऊपर जीएसटी, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 सेंट्रल टैक्स में बताई गई थी, जो कि 10 अक्टूबर 2024 से इफेक्टिव हुई थी। उसके बाद जो लास्ट नोटिफिकेशन आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 7/2025, उसमें इन्होंने जो है रजिस्टर्ड पर्सन में से उन्होंने जो कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्स पे कर रहा है डीलर, उसको रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन से बाहर किया और बोल दिया कि अगर उसने कमर्शियल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो ली हुई है रेंट पे तो उसके ऊपर जो अगर रिवर्स चार्ज का उस पर लाइबिलिटी बन रही थी इससे पहले, वो अब नहीं बनेगी। ठीक है, उसको नहीं पे करना आरसीएम में जीएसटी। क्यों? क्योंकि वो कंपोजिट टैक्स पेयर है, आरसीएम में पे करने के लिए वो पे करेगा, उसको रिवर्स तो मिलना नहीं है आईटीसी, इस वजह से नोटिफिकेशन लेके आए। तो फाइनल नोटिफिकेशन यहाँ पे टिल डेट तक ये है। तो अब सिनेरियो ये निकल के आया कि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों हैं अनरजिस्टर्ड, तो एग्जम्प्ट। ठीक है, अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड, तो आरसीएम में विद रिस्पेक्ट टू कि वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हो। ठीक है, और 48 काउंसिल की मीटिंग के बाद इसमें से उन्होंने एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दी, नोटिफिकेशन नंबर 15/2022 के हिसाब से, कि भाई अगर वो पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है, प्रॉपर्टी कंसर्न से नहीं ले रहा, तो भी उसको आरसीएम में पे नहीं करना। अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर होने के बाद भी पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल पर्पसेस के लिए, पर्सनल कैपेसिटी में ले रहा है रेजिडेंशियल हाउस को, तो वो एग्जम्प्ट ही रहेगा। उसके बाद हम आते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे। कमर्शियल प्रॉपर्टी में सप्लायर रजिस्टर्ड और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, तो फॉरवर्ड चार्ज, दोनों रजिस्टर्ड तो भी फॉरवर्ड चार्ज कमर्शियल प्रॉपर्टी के केस में। उसके बाद अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड और सप्लायर नॉट रजिस्टर्ड इन केस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो आरसीएम में उसे पे करना होगा। लेकिन अगर वो कंपोजिट टैक्स स्कीम के अंदर टैक्स पे करता है, तो उसे आरसीएम में पे नहीं करना, तो वो इसके परव्यू से बाहर हो जाता है। तो ये था पूरा एनालिसिस ऑफ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि 2017 से लेके और आज तक की नोटिफिकेशन को इनकॉर्पोरेट करके फुली डिटेल्ड एनालाइज किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो को देखें, समझें और प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर।